हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को देख रहे होंगे जो अपनी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। कितने 1200 क्वेश्चंस की। तो उसमें हम लोग 115 क्वेश्चन अपने देख चुके हैं अभी तक, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी साथ ही साथ कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 115 के बाद यानी 115 से ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कर देना भैया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट 116 क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि बताओ उच्चतम कैलोरी ऊर्जा मूल्य किसमें मौजूद होता है, मतलब द हाईएस्ट कैलोरीज एनर्जी वैल्यू प्रेजेंट इन। तो ऑप्शन दिए गए बेटा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से चले तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया जैसे वसा यानी फैट। तो वसा क्या होते हैं? वसा क्या होते हैं? वसा क्या होते हैं बेटा? तो सबसे पहली बात अगर कहें तो ये सभी हैं जो आपके वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सभी से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम कहें कि सर सबसे तेज एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर ले, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा आपको वसा भी देता है, लेकिन ये क्या लंबे समय तक के लिए दे देता है, लेकिन धीरे धीरे देता है। सेम काम आपका प्रोटीन भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा क्या होता है कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है ना? तो वर्षा जो वसा है, फैट है, ये क्या करती है? तो ध्यान रखना, 1 ग्राम में कितना? 9 कैलोरी। 9 कैलोरी बेटा ऊर्जा देती है हमें। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो वसा है किसका सोर्स है, तो कहोगे सर ये हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा का सोर्स हो जाता है। फिर साथ ही साथ अगर कहा जाए 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करती है, तो कहोगे सर 1 ग्राम में हमें ये 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। जो 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 कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और किससे बेटा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक होता है। देखो, प्रोटीन से क्या होता है? अधिक होता है। एनर्जी तो सभी देते हैं, लेकिन लेकिन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें एनर्जी हमें तुरंत मिलती है। लेकिन अगर पूछा है सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, तो वसा में मिलता है। 1 ग्राम में कितनी? 9 कैलोरी मिल जाती है हमारे पास। जो ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, जो ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ठीक है, पूछा जाए केला में क्या मिलता है, तो केले में हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, तभी केले को खाने से हमें क्या? तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाती है। ठीक है ना? अनाज में क्या है? तो अनाज में भी आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे गेहूं ले लो, चावल ले लो, जौ ले लो, तो इन सब में आपका क्या पाया जाता है बेटा? इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है ना। प्रोटीन आप सभी लोग जानते हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रोटीन की मात्रा हो जाती है तो वो हमारी सोयाबीन, जिसे आप न्यूट्रेला कहते हो, इसमें होती है। साथ ही साथ आपके पल्सेस यानी दालों में भी आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी बातें ध्यान रखोगे। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो आप कहोगे सर प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हमारा सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में बेटा पाया जाता है ना। साथ ही साथ दालें भी आप याद रखोगे, दालें यानी जिसे आप कहते हो पल्सेस। प्रोटीन की बात की जाए, अगर बेटा प्रोटीन की बात की जाए, तो ये भी एनर्जी का ही सोर्स है। ये भी किसका? ये भी हमारे एनर्जी का ही सोर्स हो जाता है, मतलब ऊर्जा का ही सोर्स हो जाता है। लेकिन ये हमें क्या? एनर्जी धीरे धीरे प्रदान करता है। धीरे धीरे प्रदान करता है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की इकाई की, यानी यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की इकाई कह सकते हो बेटा। प्रोटीन की इकाई कौन सी हो जाती है? प्रोटीन की इकाई कौन सी हो जाती है? तो कहोगे सर प्रोटीन की इकाई हमारी हो जाती है अमीनो एसिड। क्या हो जाती? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। ठीक है ना? तो आपको ध्यान बेटा क्या रखना है कि जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए थे, चाहे वसा लो, चाहे प्रोटीन लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, ये सभी एनर्जी के सोर्स हैं, सभी एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि हमें त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा सर्वाधिक एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रदान करता है। इन दोनों से ज़्यादा प्रदान करता है। तो ऑप्शन कौन सा? यही कहा गया था कि उच्चतम कैलोरी ऊर्जा मूल्य किसमें मौजूद होता है, तो आप कहोगे सर फैट। फैट यानी वसा में। और आप सभी लोग एक बात और जानते होंगे कि वसा यानी फैट किस में उपस्थित होता है, तो जितनी भी हमारी तेली चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तिल हो गया, तेल हो गया, तो इन सब में आपका क्या है? फैट यानी वसा ही उपस्थित होता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में ना।
तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, वसा के बारे में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा सामान वसा नहीं रखता है। मतलब बता दो, तीन ऑप्शन आपके हैं, मक्खन, अंडा और आलू, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा फैट नहीं रखता है। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड स्टफ इज नॉट कंटेन्स फैट, वसा नहीं रखता है। और वसा आप सभी लोग जानते हो कि वसा कौन रखता है, तो आप क्या कहोगे, सर मक्खन में हमारी वसा होती, क्योंकि मक्खन कैसा होता है, तेल के फॉर्म में होता है, मतलब चिकनाहट होती है उसमें, तो फैट उसमें रहता है। साथ ही साथ अगर अंडा कहो तो अंडे में आपके सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे अंडे में अगर हम बात करें तो वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, सारे विटामिन भी होते हैं, सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो ये आपका क्या, ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसमें सभी पोषक तत्व बेटा पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आलू की, अगर हम बात करें आलू की, तो आलू हमारा क्या है, आलू में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। तो ध्यान रखना आलू मुख्य रूप से किसका है, तो आलू के बारे में हम सब लोग देख लेते हैं। पहले आलू के बारे में देख लेते हैं बेटा, आलू के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आलू क्या है आपका, सबसे पहली बात तो ध्यान रखो कि किसका रूप है, तो आलू में पाया जाता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है आलू हमारा जो होता है, किस, ठीक है ना। जो हमारा आलू होता है बेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, और इसमें वसा की मात्रा सबसे कम होती है। इस आलू में, इस आलू में वसा की मात्रा किसकी, इस आलू में वसा की मात्रा सबसे कम होती है। वसा की मात्रा बेटा कितनी, बहुत कम होती है। अगर पूछ लिया जाए साथ ही साथ कितनी होती है, बहुत कम होती है, कह सकते हो कि 0.1%, मतलब 1% भी, 1% भी इसमें फैट नहीं होता है, 1% भी इसमें फैट नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना, अनाज कहा जाए गेहूं, चावल, जौ या आलू, इन सब में क्या उपस्थित होता, तो आप कहोगे सर ये कार्बोहाइड्रेट के भरपूर सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के भरपूर सोर्स हैं, इसमें आलू में ये वसा नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है मक्खन, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है मक्खन। तो मक्खन में अगर कहा जाए कि मक्खन में कितने प्रतिशत वसा यानी फैट पाया जाता, तो आप कहोगे सर जो मक्खन है हमारा, इसमें 80%, 80% आपका फैट यानी वसा उपस्थित होती है, वसा उपस्थित होती ना। और जो संतृप्त, जो किसका, जो संतृप्त वसा का सोर्स है हमारा, संतृप्त वसा का सोर्स यानी स्रोत हिंदी में बोल सकते हो, और सोर्स इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आलू हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें वसा की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी 0.1%। सबसे ज़्यादा किसमें वसा यानी फैट पाई जाती, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है बेटा किसमें, मक्खन में। अगर बात करें अंडे की, तो अंडा क्या है, अगर बात हम लोग अंडे की कर लें, तो अंडे में आपके सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, अंडे में आपके बेटा क्या, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे, जैसे आप कहो सर विटामिन उपस्थित होता है, हाँ विटामिन उपस्थित होता है इसमें, मिनरल्स भी उपस्थित यानी खनिज कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें वसा भी रहता है, वसा भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि सारे विटामिन तो इसमें उपस्थित रहते हैं, एक कौन सा विटामिन है जो अंडे में उपस्थित नहीं होता है। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है किसके लिए, अंडे के लिए, कि बताओ एक कौन सा विटामिन होता है जो अंडे में उपस्थित नहीं होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा सर विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी हमारा अंडे में उपस्थित नहीं होता है, लिख लेना इसको भी। अंडे में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता, तो अंडे में हमारा विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। और विटामिन सी जिसका नाम हो जाता है बेटा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो जाता है, जिसका नाम हमारा हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। तो अंडे में हमारा क्या उपस्थित नहीं होता, तो कहोगे सर अंडे में सभी के सभी विटामिन होते हैं एक को छोड़कर, और वो कौन सा है हमारा, तो आप कहोगे सर अंडे में हमारा नहीं पाया जाता है, कौन सा, विटामिन सी, जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। साथ ही साथ अगर ये भी कह दिया जाए कि अंडे में प्रोटीन तो उपस्थित होता है, अंडे में प्रोटीन तो उपस्थित होता है, लेकिन जो अंडे का सफेद भाग होता है, अंडे का बेटा सफेद भाग होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कहोगे सर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा, लिख लो बेटा, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कहोगे एल्ब्यूमिन। कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है,
एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो अंडे में उपस्थित होता है। तो सारी बातें आपको क्लियर है ना ऑप्शन के हिसाब से बेटा। मक्खन क्या इसमें 80% आपका बेटा क्या पाया जाता है इसमें 80% फैट यानी वसा पाया जाता है जो संतृप्त वसा का सोर्स होता है। अंडा जिसमें सभी पोषक तत्व यानी ऑल न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं जैसे विटामिन मिनरल्स वसा प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसमें उपस्थित हो जाता है। विटामिन सी जिसका नाम बेटा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है तो आप कहोगे सर विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना, स्कर्वी रोग हो जाता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी आलू जिसमें आपका क्या उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बेटा आपको ध्यान रखोगे, आप सभी लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। प्रोटीन होता है, शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा होती। तो आप ध्यान रखना बेटा संतरे में क्या पाया था तो संतरे में हमारा कार्बोहाइड्रेट। संतरे में क्या होता, संतरे में हमारा क्या होता तो कहोगे सर संतरे में मुख्य रूप से हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। सर संतरा जो होता है, संतरा जो होता है संतरा में मुख्य रूप से, संतरा में क्या, संतरा में क्या मुख्य रूप से, संतरा में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। जो संतरा होता है इसे मुख्य रूप किससे भरपूर होता तो कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, से भरपूर होता है, ठीक है। किससे भरपूर होता है जिसमें शर्करा शामिल है। जिसमें क्या शामिल होता तो कहोगे सर जिसमें शर्करा शामिल होती है, जिसमें जिसमें शर्करा, और शर्करा भी क्या फ्रक्टोज कह सकते हो, शर्करा शामिल होती है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शामिल होती है ना, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हो। और ये भी कह सकते हो जो संतरा होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। संतरा आप सभी लोग जानते हो जो खट्टे होते हैं, संतरा और नींबू दोनों, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। संतरा और नींबू, संतरा और, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू इसमें क्या पाया जाता तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू इसमें कौन सा तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। जो संतरा और नींबू है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तो इसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, बात ठीक है ना। संतरा और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ अगर पूछा है अंगूर में कौन सा पाया जाता है, अंगूर में आप कहोगे सर अंगूर में हमारा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में हमारा, अंगूर में हमारा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में हमारा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड साथ ही साथ ध्यान रखना इमली में भी पाया जाता है। साथ ही साथ आपको बेटा ध्यान रखना है कि जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो हमारा इमली में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने आपका जो संतरा है मुख्य रूप से क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जिसमें शर्करा शामिल होती है, कौन सी फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को ध्यान रखना है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। जो फ्रक्टोज होता है बेटा, जो फ्रक्टोज होता है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। क्या फ्रक्टोज की अगर हम बात कर लें, अगर फ्रक्टोज की बात कर लें तो फ्रक्टोज यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और शहद में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर कि इसमें कौन सी शर्करा होती है फ्रक्टोज शर्करा होती है। और ये फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली बहुत ही स्वीट यानी मीठा होता है। जो किसमें पाया जाता तो आप कहोगे सर हमारे हनी यानी शहद में ये उपस्थित यानी पाया जाता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी ना। अगर पूछा है बैटरी में, एक चीज़ और पूछी जाती है ना कि बैटरी में कौन सा पाया जाता तो आप कहोगे सर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारी बैटरी होती है, जो हमारी बैटरी होती है, जो हमारी बैटरी होती है, जो हमारी बैटरी होती है इसमें क्या पाया जाता है तो बैटरी में हमारा पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी जो होती है हमारा क्या पाया जाता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है,
जो हमारी बैटरी होती है इसमें क्या पाया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरे में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता, तो आप कहोगे सर इसमें विटामिन सॉरी ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जो शर्कर होती है, शर्कर शर्करा यानी चीनी शुगर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 बेटा, ठीक है ना। क्या हो जाता, तो C12H22 और O11 क्या उपस्थित होता, तो शर्करा यानी जो चीनी होती है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल्स रक्त के हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑप्शन इज कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। तो ध्यान रखना, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिनरल्स रक्त के हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आयरन। कौन सा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। और ये आयरन जो होता है हमारा, जो आयरन होता है किसमें, हीमोग्लोबिन में का मुख्य भाग होता है। आयरन जो होता है बेटा हीमोग्लोबिन जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। जो हिम ग्रुप, कौन, जो हीम ग्रुप आप कहोगे, जो हीम ग्रुप ना, हीम ग्रुप में Fe2+ के रूप में ऑक्सीजन बांधता है, ठीक है ना। आयरन जिसका सिंबल कहा जाए तो सिंबल बेटा क्या, Fe हो जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 हो जाता है, ठीक है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आयरन आप सभी लोग ध्यान रखना कि लोहा किस में पाया था, तो आप कहोगे सर पालक में, ठीक है ना। तो लोहा किस में पाया था, पालक में। कह रहा है क्या कि आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन जिसमें होता है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग होता है, जो हिम ग्रुप में Fe2+ के रूप में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। और ध्यान रखना ये किसमें पाया था, तो कहोगे सर ये आरबीसी में होता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, तो ये भी लिख लेना, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये किसमें पाया था, तो लाल रक्त कोशिकाएं किसमें पाया था, तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है किसमें पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और करता क्या, तो कहोगे सर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये क्या, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखो, ये करता क्या, तो कहोगे सर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन का सर क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का सर क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक। अगर हम पूछ दें इस आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर कहोगे आयरन की कमी से हमें होने वाले रोग का नाम क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। आयरन की अगर हम बात करें कि आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। जो आयरन है, आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो ध्यान रखना जो आयरन है इसकी कमी से हमें होने वाला रोग बेटा एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है जो आयरन है, आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर ये भी पूछ लिया जाए कैल्शियम, तो कैल्शियम किसके लिए जिम्मेदार होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम किसकी मात्रा में, दूध में मिलता है, और किसके लिए उपयोगी होता है, हड्डियों के लिए। कैल्शियम हड्डी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, ये किसके लिए उपयोगी होता है, तो बोन्स के लिए,
बोन के लिए यानी हड्डियों के लिए उपयोगी हो जाता है। तो ध्यान रखना बात किसकी की गई, आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, और मुख्य भाग होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, जो हिम ग्रुप में Fe2+ के रूप में ऑक्सीजन बांधता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो कहोगे सर RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। किसमें, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और आयरन की कमी से हमें कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है। कुछ बातें हम लोग पढ़ना चाहेंगे, कुछ बातें पढ़ ली जाएं। अगर हम बात करें किसकी, आरबीसी की, अगर हम बात करें सबसे पहले ब्लड की कर लेते बेटा। अगर हम बात कर लें किसकी, ब्लड की, ब्लड जिसे तुम क्या कहते हो, जिसे तुम कहते हो रक्त, ठीक है। जो हमारा रक्त होता है, ध्यान रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र, एक चैप्टर ही है हमारा जो होता है क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे तुम क्या कहते हो, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे क्या कहते हो, जिसे कहते हो रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे कहते हो रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई, तो कहोगे सर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई हमारे विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा की गई, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अगर साथ ही साथ सन पूछ लिया जाए तो सन 1628 ईस्वी में की गई, ठीक है ना। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र था किसके द्वारा दिया गया बेटा, तो विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया, सन 1628 ईस्वी में दिया गया, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण की तंत्र सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा दी गई। अगर पूछा जाए जो रक्त है हमारा, जो रक्त है हमारा ये क्या है, तो आप कहोगे सर रक्त हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त हमारा एक क्या है, रक्त हमारा एक तरल संयोजी ऊतक हो जाता है। रक्त हमारा एक तरल संयोजी ऊतक हो जाता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता, तो कहोगे सर जो रक्त होता है हमारा ये तरल संयोजी ऊतक, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, ठीक है। पूछा जाए ये क्या होता है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। अगर पूछा है रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्लड, बेटा स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो कहोगे सर हिमेटोलॉजी। क्या, जो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहा जाता है, तो कहोगे सर रक्त का जो अध्ययन है वो हमारा हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमेट, साइंस की भाषा में रक्त यानी ब्लड को हम लोग हिमेट कहते हैं, इसलिए उसका अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाया जाता है। जैसे पूछा लीवर यानी यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहोगे सर हिपेटोलॉजी, क्योंकि साइंस की भाषा में हम लोग लीवर को क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन हिपेटोलॉजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर पूछा है जो रक्त होता है, जो रक्त होता है, जो हमारा रक्त होता है बेटा, तो रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, जो रक्त की पीएच वैल्यू होती है, जो रक्त की पीएच वैल्यू होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, तो 7.4, 7.4, और 7.4 के साथ साथ थोड़ा कैसा कह सकते हो, क्षारीय कह सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को एक स्केल के बारे में बताया है, जो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा हो जाता है पीएच स्केल, जो हमारा हो जाता है बेटा क्या, जो हमारा हो जाता है पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होता है कहाँ तक, 14 तक, और बीच में कहीं 7 बैठाया गया, ठीक है ना। तो यही तो होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है हमारा बेटा ना। 0 से लेकर कहाँ तक होता है, तो कहोगे सर 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है ना, बीच में 7 बैठाया गया है। तुमसे कहा जाएगा किसके द्वारा दिया गया था, तो कहोगे सर 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, सोरेनसन नाम के, सोरेनसन नाम के व्यक्ति हैं, सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था ना, सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। अगर पूछा जाए किसी की तत्व की पीएच वैल्यू 0 से अधिक और 7 से कम है, 0 से अधिक 7 से कम, यानी उसकी प्रकृति नेचर कैसा होगा, तो आप कहोगे सर उसकी प्रकृति यानी नेचर उसकी हो जाएगी अम्लीय, ठीक है। अगर 7 से अधिक है और 14 से कम है तो उसका नेचर यानी प्रकृति कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, यानी कहोगे क्या, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर 7 ही है तो वो क्या है, वो है बेटा न्यूट्रल, वो क्या है, न्यूट्रल, आप कह सकते हो इसको उदासीन, कैसा है, तो उदासीन है। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई।
कि अगर हम बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया, तो सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति हो, उनके द्वारा पीएच स्केल दिया गया, जो 0 से लेकर 14 तक जिन पर नंबर दर्शाए गए थे, 0 1 2 3 4 5 इसी तरह कहाँ तक 14 तक। अगर किसी भी तत्व की पीएच वैल्यू, किसी भी एसिड की पीएच वैल्यू कितनी हो, 0 से अधिक हो, 7 से कम हो, तो उसकी नेचर यानी प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से अधिक है यानी 14 से कम है, तो उसका प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, क्षारीय यानी बेसिक होगा। तो इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ चुकी है ना। फिर आपसे कहा जाएगा कि बताओ, ये बात तो होगी कि किसने दिया था, सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था। अब देखो 7 से 7 से जैसे ही बेटा ऊपर बढ़ोगे, 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ोगे तो क्या शुरू हो जाता है, क्षारीय यानी बेसिक प्रकृति शुरू हो जाती। और 7 से कितना बढ़े हो, तो 7.4 ही तो बढ़े हो, यानी थोड़ा ही तो बढ़े हो, तो कैसा हो गया, थोड़ा क्षारीय हो गया। तो ध्यान रखना, जो रक्त होता है उसका पीएच मान जो होता है, यानी प्रकृति कैसी, थोड़ी क्षारीय हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे, एक शुद्ध जल होता है हमारे पास, पूछा है जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान, जो जल का पीएच मान है, जो जल का पीएच मान है हमारा बेटा, जल का पीएच मान तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 7। और 7 होने के साथ साथ जल का पीएच मान हमारा कैसा होता है, इसका उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उदासीन का मतलब कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है। उदासीन का मतलब कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। पूछा जाएगा बताओ जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, जो रक्त है हमारा, जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, जो रक्त है हमारा, जो रक्त है हमारा उसका निर्माण कहाँ होता है, तो कहोगे सर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है रक्त का निर्माण, तो कहोगे सर ये हो जाता है हमारा अस्थि मज्जा में। ये कहाँ हो जाता है, तो कहोगे सर अस्थि मज्जा में हमारे रक्त का निर्माण हो जाता है, अस्थि मज्जा में हमारे रक्त का निर्माण हो जाता है, जिससे आप कहते हो इन बोन मैरो या बोन मैरो, ठीक है। तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में हो जाता है। साथ ही साथ अगर तुमसे कहा जाए, साथ ही साथ अगर तुमसे कहा जाए ये जो रक्त है हमारे, जो रक्त है हमारा इसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे जो रक्त है इसका प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो कहोगे किडनी में। कहाँ, किडनी में हो जाता है, किडनी में इसका शुद्धिकरण हो जाता है, जिसे आप वक्र या गुर्दा भी कहते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना किडनी वक्र या गुर्दा भी इसी को कहते हो, इस किडनी को ध्यान रखना वक्र या गुर्दा भी कहते हो। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए डायलिसिस संबंधित बीमारी, डायलिसिस संबंधित बीमारी जो होती है ये किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखना जो डायलिसिस संबंधित हमारी बीमारी है किससे संबंधित है बेटा, वो किडनी से ही संबंधित हो जाती है डायलिसिस संबंधित बीमारी, ठीक है ना। डायलिसिस में क्या होता है, इसमें आपके रक्त को शुद्ध किया जाता है, आपके रक्त को शुद्ध किया जाता है, वो आपकी डायलिसिस संबंधित बीमारी हो जाती है जो किडनी से होती है। अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ किडनी, मतलब इस किडनी की यूनिट इकाई क्या होती है, किडनी की यूनिट यानी इकाई क्या होती है, किडनी की यूनिट यानी इकाई क्या होती है, तो कहोगे सर नेफ्रॉन। क्या हो जाता, नेफ्रॉन। क्या हो जाता, तो कहोगे सर नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बेटा किसके बारे में, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है ब्लड के बारे में। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सर रक्त जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज किसने की, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले हमारे विलियम हार्वे हो जाते हैं सन 1628 ईस्वी में। और कैसा होता, तो ये चिपचिपा यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। अध्ययन यानी स्टडी इसका क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर इसकी स्टडी कहलाती हिमेटोलॉजी कहलाती है। साथ ही साथ इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो 7.4 होती है। 7.4 होने के साथ साथ थोड़ा क्षारीय क्यों होता है, उसके लिए हमने बताया जो पीएच स्केल था किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था 0 to 14। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा ही सा ज्यादा है यानी 7.4 है तो कैसा होगा, थोड़ा क्षारीय होगा। साथ ही साथ अगर रक्त का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड पूछा जाए तो ये आपका हो जाता है बेटा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, ठीक है। अगर जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 होता है, उस नेचर यानी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। अगर पूछा है ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जो हमारा रक्त है उसका शुद्धिकरण आपका हो जाता है किडनी, जिससे आप कहते हो वक्र या गुर्दा।
जिसे आप कहते हो वक्र या गुर्दा। अगर हम साथ ही साथ पूछ लें डायलिसिस संबंधित बीमारी किससे जुड़ी हुई है, तो डायलिसिस संबंधित बीमारी हमारी जुड़ी हुई किससे, आप कहोगे सर किडनी से ही जुड़ी हुई है। और इस किडनी की यूनिट क्या हो जाती है, यानी किडनी की इकाई क्या हो जाती है, तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है। ये अपना क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल रक्त के हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो आप कहोगे सर कौन सा करता है, तो आयरन करता है। कौन सा करता है बेटा, आयरन करता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर उसके बाद ये आप पढ़ के रखना एक बार अच्छे से। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विश्व जलवायु जो है हमारी किसकी सांद्रता में वृद्धि से खतरे में, मतलब जो हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट इज थ्रेटनेड बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी अधिकता से, किसकी वृद्धि से है, तो ध्यान रखना ऑप्शन इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो आप ध्यान रखना किसकी अधिकता से, तो ये हमारा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से। किसकी अधिकता से, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से। ये कौन सी गैस है, पूछा जाएगा बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो यही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारी है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो लिख लेना जो आपकी क्या है, जो आपकी CO2 है ये कैसी है, तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है, तो कहोगे सर ये ग्रीन हाउस गैस है हमारी, जो ये कैसी है, तो ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसी है, तो ग्रीन हाउस गैस है। जो क्या करती है, तो वैश्विक तापमान को बढ़ाती है, ठीक है, ये वैश्विक तापन बढ़ाती है। ये क्या करती है, तो वैश्विक तापन को बढ़ाती है, वैश्विक तापन को बढ़ाती है। क्या करती, तो वैश्विक तापन को, और यही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। यही क्या है, इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाता है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाता है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाता है, ठीक है ना। अगर कहा जाए CO2 कौन सी गैस है, तो कहोगे सर जो हमारी CO2 है वो कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस है। और ये किसको बढ़ाती है, तो ये आपका टेम्परेचर यानी तापन को बढ़ा देती है, और जलवायु परिवर्तन का ये क्या मुख्य कारण हो जाती है। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही, तो ऑक्सीजन में बढ़ने से कोई भी खतरा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वृद्धि से कोई खतरा नहीं होता है। आप सभी लोग अगर हम बात भी करें, अगर हम बात करें अपने वायुमंडल में, अगर वायुमंडल में बात करें, वायुमंडल में बात कर ली जाए, वायुमंडल में बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कितना होता है, 78% बेटा। उसके बाद कितना रहता है, उसके बाद रहता है ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन रहता है 21%, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन मान लो, ऑर्गन आपका, ऑर्गन AR ये रहता है 0.9%, कितना, तो ये रहता है 0.9% बेटा। एंड बाकी बचा आपका ATC। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% रहता है, तो उसके बाद आपका बचा वो ETC में चला जाता है, यानी एक्स्ट्रा जो भी है इसी में सब रहते हैं। तो वायुमंडल में ये आपका परसेंटेज होता है, वायुमंडल में ये आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है। अगर हम आपसे कहें ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की खोज करने वाले उनका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले के द्वारा की गई थी, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, इनकी खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगर कहा जाए कि बताओ जल गैस कौन सी होती है, जल गैस कौन सी होती है, जल गैस या वाटर गैस, जल गैस या वाटर गैस कौन सी होती है, तो कहोगे सर CO+H2 का जो मिश्रण होता है। सर जो हमारी वाटर गैस होती है, वाटर गैस होती है यानी जल गैस होती है, CO और H2 का मिश्रण होती है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है हमारी कौन सी, वाटर गैस मिश्रण हो जाती है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सारी बातें क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलोगे बेटा, सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते हुए चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ गैर जैविक नाइट्रोजन, जो हमारा गैर जैविक नाइट्रोजन है, फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, मतलब नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्यूर्स बाय
किसके कारण होता है, तो कहोगे सर इसके लिए विद्युत ऊर्जा, आयनीकरण विकिरण, ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, दोनों ही ऑप्शन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गैर जैविक, जो गैर जैविक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वायुमंडल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से बिजली और आयनीकरण विकिरण या कॉस्मिक रेंज से होते हैं, ठीक है ना। अगर तुमसे कहें कि बताओ बताओ SO2 क्या होता है बेटा, SO2 क्या होता है, तो कहोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या होता है, SO2 आपको हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप ध्यान रखोगे, अगर CO2 पूछ लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ फॉर्मूले आपको बेटा ध्यान रखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इसमें पूछा जाए कि इस सल्फर डाइऑक्साइड में बताओ इनके जो सल्फर और ऑक्सीजन है इसका परमाणविक भार का अनुपात क्या है, तो सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो ये होता है 32 इसका, और इसका क्या होता है 16 16 32, ठीक। तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, तो इस तरह से आपको बेटा ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा भी होती, आयनीकरण ऊर्जा भी होती, मतलब दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा कि बताओ पृथ्वी पराबैंगनी विकिरण से किसके माध्यम से सुरक्षित है, जो हमारी अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बाय मींस ऑफ, ऑप्शन इज ओजोन परत, ऑप्शन इज नाइट्रोजन, ऑप्शन इज ऑक्सीजन, एंड सी डी लास्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात पराबैंगनी विकिरण की करें बेटा, तो किससे संरक्षित है, किससे सुरक्षित है, तो आप कहोगे सर ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। अगर हम बात करें ओजोन परत, अगर हम बात करें ओजोन परत, अगर हम बात करें ओजोन परत, तो ये होती क्या है, तो आप कहोगे सर ये होती O3, क्या होती O3, और ये कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है। ओजोन परत क्या होती है, ये ओजोन परत हमारी होती है बेटा O3, ओजोन परत जो होती है हमारी O3 होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ये क्या करती है, तो विकिरण को अवशोषित करती है। ये क्या करती है, लिख लेना, विकिरण को अवशोषित करती है। ये क्या करती है, तो विकिरण को अवशोषित करती है, विकिरण को अवशोषित करती है, विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है, जो कैंसर और मोतिया बिंदु का कारण बनते हैं। क्या, ये कैंसर, आप यही तो है, अगर जो ओजोन लेयर है अगर ये अवशोषित करती है तो किसका कारण बनेंगे, पूछा जाए कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यही जिम्मेदार होता है। तो लिख लेना जो कैंसर और मोतिया बिंदु का कारण बनते हैं, जो जो किसका कारण बनते हैं, जो कैंसर 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 और मोतिया बिंदु का कारण बनते हैं, जो मोतिया बिंदु का कारण बनते हैं, ठीक है ना। और एक गैस और होती है जो खतरनाक होती है, ध्यान रखना, उसका नाम होता है CFC, CFC बेटा, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी ठंडे स्थानों पर पाई जाती है, जैसे ये ओजोन को नष्ट कर देती है, ओजोन को नष्ट करती है, यही ओजोन छिद्र का कारण है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाए तो CFC फ्रिज और AC में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो AC और फ्रिज में पाई जाती है, ठंडे स्थानों पर पाई जाती है, और त्वचा के लिए खतरनाक होती है। क्या होता है, त्वचा के लिए खतरनाक होती है। ध्यान रखना, पूछा है त्वचा के लिए खतरनाक, त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर किससे होता है, तो ये आपका CFC से ही होता है। CFC जो गैस होती है इसी के कारण होती है, ठीक है ना। किसके कारण होती है, तो आप कहोगे सर CFC के ही कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ओजोन परत, यानी ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अगर बात हम करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की खोज करने वाले कौन हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन की खोज करने वाले हमारे डैनियल रदरफोर्ड हो जाते हैं बेटा। इसकी खोज करने वाले कौन हो जाते हैं, तो आप कहोगे क्या, डैनियल रदरफोर्ड, कौन हो जाते हैं, तो डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले G प्रिस्टले हो जाते हैं,
ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, तो आप कहोगे सर ग्रीन हाउस गैस है ये हमारी, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण, जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर जिसे आप कहते हो ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो आपका खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा हस्तांतरण यानी जो एनर्जी ट्रांसफर था उसका 10% का जो नियम था वो हमारे लिंडेमान व्यक्ति ने दिया था, मतलब लिंडेमान भाई साहब ने दिया था। पूछा या किस सन में दिया था, तो इन्होंने जो हमारे लिंडेमान है इन्होंने बेटा कब दिया था, तो सन 1942 ईस्वी में। कब दिया था, तो इन्होंने ये नियम दिया था कौन सा, ऊर्जा हस्तांतरण। ऊर्जा हस्तांतरण कौन सा नियम दिया था, तो कहोगे सर ऊर्जा हस्तांतरण, ऊर्जा हस्तांतरण। ठीक है ना। जो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, तो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो कहोगे सर ये दिया गया था लिंडमान के द्वारा। कब दिया गया था, तो ध्यान रखना 10%, 10% प्रतिशत का नियम था। लिंडमान ने सन 1942 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो 10% का नियम 1942 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, तो आपके लिंडमान हो जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर का नियम हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें और भी कुछ कुछ खोज पूछ ली जाए, अगर आपसे बताओ, अगर कुछ खोज पूछ ली जाए, कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका, कोशिका की खोज आपकी किसने की, तो कोशिका की खोज आपकी की किसने बेटा, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक जिन्हें कोशिका विज्ञान का पिता यानी जनक भी कहा जाता है, जिन्हें कोशिका विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। साथ ही साथ और भी क्या ध्यान रखना कि कोशिका विज्ञान के ये तो पिता हो गए, लेकिन अगर हम कहें कोशिका विज्ञान दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक मृत कोशिका, एक मृत कोशिका। पहले विभाजित होती किसमें, मृत कोशिका, जिसे आप कहते हो डेड सेल, जिसे कहते हो डेड सेल। और इसकी खोज कब होती, 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा होती है बेटा, इन्हीं के द्वारा होती है, यानी रॉबर्ट हुक के ही द्वारा होती है। और अगर हम बात करें जीवित कोशिका, अगर हम बात करें जीवित कोशिका, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जीवित कोशिका, जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, लिविंग सेल की बात करें, अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो सन 1674 ईस्वी की। तो किसके द्वारा की गई, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। तो सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो लिंडमान का 10% नियम था कब दिया गया, सन 1942 ईस्वी में। मृत कोशिका डेड सेल की खोज कब की गई, 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की कब की गई, तो 1674 ईस्वी में। किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किसने की जीवित कोशिका की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और ये रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक भी हो जाते हैं, ये कोशिका विज्ञान के जनक भी हो जाते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक भी हो जाते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक भी हो जाते हैं, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के क्या जनक भी हो जाते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक भी हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा लिंडेमान, यानी ऑप्शन नंबर बी, लिंडेमन। ठीक है। कह रहा कि जैव भू रासायनिक चक्रों को क्या कहा जाता है, जो हमारे जैव भू रासायनिक चक्र हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इज गैसीय चक्र, ऑप्शन बी अवसादी चक्र, ऑप्शन सी सामग्री चक्र, एंड ऑप्शन डी जो है हमारा पदार्थ के चक्र। तो ध्यान रखना बेटा, गैसियस साइकिल्स, सेडिमेंट्री साइकिल्स, मटेरियल साइकिल्स एंड साइकिल्स ऑफ मैटर, तो ये क्या होता है, तो ये पदार्थ के चक्र हैं। किसका है, पदार्थ के चक्र हो जाते हैं, पदार्थ के चक्र हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो अगर बात की जाए जैव भू रासायनिक, इसको कुछ थोड़ा सा लिख लेना बेटा, जैव भू जो रासायनिक चक्र पदार्थ होते हैं, कौन सा, जैव भू रासायनिक, रासायनिक चक्र पदार्थ किसके रूप में, तो कहोगे सर ये चक्र के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं, चक्र के रूप में जाने जाते हैं, चक्र के रूप, चक्र के रूप में जाने जाते हैं।
जाने जाते हैं। जहां होता क्या, ये चक्र के रूप में जाने जाते हैं जहां पोषक तत्व और जैविक, क्या, जहां जहां पोषक तत्व और जैविक, जहां पोषक तत्व, पोषक तत्व और जैविक और अजैविक भागों में घूमते हैं ये, और जैविक और अजैविक भागों में घूमते हैं, जैविक और अजैविक भागों में घूमते हैं। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए जो हमारे जैव भू रासायनिक चक्र हैं, जैव भू रासायनिक चक्र हैं, ये पदार्थ चक्र के रूप में जाने जाते हैं जहां पोषक तत्व और जैविक और अजैविक भागों में घूमते हैं। अगर हम बात करें मुख्य चक्र की तो कार्बन हो गए, अगर हम बात करें मुख्य चक्र की, अगर हम बात करें मुख्य चक्र की तो क्या हो जाएगा, बात करें तो कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, एंड अदर्स भी हो जाएंगे। तो आपसे क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि बताओ जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं ये क्या है, तो ये पदार्थ चक्र के रूप में जाने जाते हैं और ये पोषक के साथ साथ जैविक और अजैविक भागों में घूमते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनके मुख्य तत्व की तो मुख्य कौन कौन से हो जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। कार्बन का सिंबल क्या हो जाता है, सी हो जाता है, नाइट्रोजन का सिंबल एन हो जाता है, फास्फोरस का सिंबल पी हो जाता है और सल्फर का सिंबल एस हो जाता है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 6 हो जाता है, नाइट्रोजन जिसका 7 हो जाता है, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो जाता है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 हो जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा कि जैव भू रासायनिक चक्रों को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं साइकिल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के चक्र कहा जाता है। साइकिल्स ऑफ मैटर पदार्थ के चक्र कहा जाता है। ठीक है ना। कह रहा कि बताओ कुल प्राथमिक उत्पादकता किस दर से है, जो हमारी कितनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस तत्व से, यानी रेट कौन सा है। ऑप्शन है एक ऑटोट्रॉफ में कार्बनिक अणुओं का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है एक ऑटोट्रॉफ द्वारा कार्बनिक अणुओं का उपयोग होने की दर, एंड थर्ड ऑप्शन है एक ऑटोग्राफ के शरीर में कार्बनिक अणुओं का भंडारण, एंड लास्ट ऑप्शन है एक ऑटोग्राफ के शरीर में कार्बनिक अणुओं का निर्माण होने की दर। तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें, कह रहा है कि कुल प्राथमिक उत्पादकता, तो जो ये दिया गया एक ऑटोट्रॉफ में कार्बनिक अणुओं की जो संख्या है, किसका मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और फॉर्म्ड इन ऑटोग्राफ, मतलब ऑप्शन तो आपका बेटा राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण, इसी में किसमें, फोटोसिंथेसिस, इसी के प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस इसी के प्रोसेस से हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसके लिए उपयोगी क्या क्या होता है, अगर पूछा जाए कि बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या उपयोगी होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो चार चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा, चार चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन कौन सी। पहली चीज तो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है कि इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या रहता है आपके जल भी उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होना चाहिए, कौन सा, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट उपस्थित होना चाहिए। और इसके साथ आपका क्या हो जाता है, सनलाइट यानी सूर्य की किरण, सनलाइट यानी सूर्य की किरणें। पूछा जाएगा कि बताओ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें कौन कौन उपस्थित होता है, तो चार चीजों की आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हो, जल यानी H2O, क्लोरोफिल क्या हो जाता है पिगमेंट होता है, और सनलाइट। अगर रिएक्शन की बात कर ली जाए तो रिएक्शन क्या बन जाती है, जब तुम CO2 की रिएक्शन कराते हो H2O से, जब CO2 की रिएक्शन कराते हो H2O से तो तुम्हें क्या मिलके उत्पाद मिलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और इसके साथ कौन सी गैस निकलती है, तो इसके साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है। उपस्थिति बेटा किसकी रहती, तो उपस्थिति क्लोरोफिल की रहती, उपस्थिति क्लोरोफिल की रहती, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें उत्पाद मिलता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, एक ऑटोट्रॉफ में कार्बनिक अणुओं की संख्या। केमिस्ट्री का एक टॉपिक भी है बेटा कार्बनिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो आप सभी लोगों को उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको
पढ़ते रहने बीच बीच में, ठीक है। कार्बन मतलब उससे जितने भी चैन है, जैसे आप कहते हो क्या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर पूछा जाए बताओ एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर CnH2n हो जाता है। एल्कीन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो होता है उसे एल्कीन बोलते हैं, CnH2n हो जाता है। और अगर एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 हो जाता है। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, ये बात क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करा दें। कह रहा कि जब जानवर अन्य मृत जानवरों पर भोजन करते हैं तो जो प्राकृतिक रूप से मरे हैं या किसी अन्य जानवर द्वारा मारे गए हैं। क्या कह रहा है कि जब जानवर अन्य मृत जानवरों पर, किस पर, अन्य मृत जानवर डेड जो पक्षी होते हैं उनमें भोजन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से मरे हैं या किसी अन्य द्वारा मारे गए हैं, तो इस संबंध को क्या कहते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहा कि अगर मृत जानवरों पर भोजन करते हैं तो खुद मरे हैं या किसी अन्य जानवर के द्वारा मारे गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा स्क्वैजिंग। अगर अन्य जानवरों द्वारा मारे गए हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्क्वैजिंग। अगर कहा जाए कि स्क्वैजिंग क्या, तो कहोगे सर स्क्वैजिंग हमारा जो होता है मृत शरीर पर भोजन करना है। क्या, मृत शरीरों पर भोजन करना है, जैसे गिद्ध या हाइना कह सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। स्क्वैजिंग हमारा क्या है, स्क्वैजिंग क्या है, स्क्वैजिंग क्या है, तो स्क्वैजिंग क्या है, तो स्क्वैजिंग हमारा मृत शरीरों पर, जो डेड बॉडीज होती हैं मृत शरीरों पर भोजन करना है। मृत शरीरों पर क्या होता है, भोजन करना है। स्क्वैजिंग यही तो होता है, जो मृत शरीर पर भोजन करते हैं। अगर बात एग्जाम्पल की करें तो जैसे कौन करता है, तो गिद्ध कह सकते हो, गिद्ध कह सकते हो, हाइना कह सकते हो। तो यही सब होता है क्या, स्क्वैजिंग। तो जो क्या है, किसी के द्वारा, अन्य जानवर के द्वारा मारे गए बेटा, तो उसे आप क्या कहोगे, इससे स्क्वैजिंग कहोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए कहोगे। और एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो गिद्ध भी हो जाता है और हाइना भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपना 127 जो क्वेश्चन है लास्ट यहीं तक रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जितने ही फैक्ट्स बने सारे ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए। क्वेश्चंस की संख्या भले कम हो, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो सारे आपके पास, आप तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच रहे होंगे। और आप सभी लोगों का एक काम है कि क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक यू।